नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। लेकिन एक बात मुझे पता है, आप लोगों के दिमाग में सीसेट को लेकर इतना ज़्यादा डर बिठा दिया गया है कि आपके दिमाग में अभी से इसका प्रेशर महसूस हो रहा होगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस पर एक सीरीज़ लेकर आऊँगा और सीरीज़ ऐसी होगी कि सीसेट का पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने अभी बनाई थी 2 दिन पहले, आप मान सकते हैं कि वो इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 5 स्टेप्स, बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स अगर आप अपनाते हैं तो बड़ी आसानी से आप सीसेट की तैयारी कर लेंगे, बिना किसी का मुंह देखे, बिना किसी के पीछे भागे, बिना परेशान हुए और बिना दबाव में आए आप बड़ी आसानी से सीसेट की तैयारी कर सकते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है जी। मैं स्लाइड चेंज करता हूँ और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ दोहराना चाहता हूँ। कौन सी बात है? देखिए, हमने इनडायरेक्टली मैंने भी कहा है और सुनते रहते हैं हम अलग अलग जगहों पे कि सीसेट का पेपर लगातार कठिन होता जा रहा है। इसको एक साइड से देखेंगे ना, ये सही बात है, लगातार कठिन होता जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो 2022 का देखिए, 21 का देखिए, उसके पहले का देखिए, तो समझ में आएगा कि ये जो अरेंजमेंट है प्रश्नों का, उस हिसाब से भी क्वेश्चंस का जो लेवल है उस हिसाब से भी पेपर कठिन होता जा रहा है। लेकिन ये एक साइड है, एक तरफा है। दूसरी साइड भी है इसकी, और दूसरी साइड को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं, ठीक है, आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसने कभी पेन नहीं पकड़ा हो, अच्छी हिंदी जानता है, अच्छी इंग्लिश जानता है, लेकिन कभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं की या फिर उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे आप दे दीजिए पेन, कॉपी दे दीजिए और 2 लाइनें बोल दीजिए, उसके हाथ कांपने लगेंगे। वो समझ नहीं पाएगा कि इस पेन और पेपर का करना क्या है। उसे सब कुछ समझ में आ रहा है, वो उसे ये भी पता है कि लिखना है भाई। आप उसे लिख करके सामने रख देंगे कि बस इसे देख के ऐसे ऐसे बना दो, ऐसे क बनाया जाता है, ऐसे बना दो, बस ऐसे ए बना दो, हाथ नहीं काम करेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये दूसरा साइड है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी काम अपने आप में कठिन या आसान होता ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हमें उस काम की समझ कितनी है, प्लस हम उस काम को किस तरीके से करते हैं, इसी से तय हो जाता है कि वो चीज़ हमारे लिए आसान है या कठिन है। अब जो लोग सीसेट का पेपर दे रहे हैं, क्या ये सबके लिए कठिन है? क्या उस व्यक्ति के लिए कठिन है जिसको कंप्रहेंशन हल करने में बड़ा मज़ा आता है, 25 में से 24-22 ऐसे आराम से हल कर लेता है, सही कर लेता है? क्या उसको दिक्कत होगी जिसे मैथ के साथ खेलने में मज़ा आता है? यूपीएससी कहीं से भी पूछे वो धन्य से आंसर निकाल लेगा। क्या उस व्यक्ति को दिक्कत होगी? रीजनिंग जिसका दोस्त है, रीजनिंग में वो डूबे ही रहे, मज़ा ही आए, कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात करे वो फटाक से आंसर लेके आ जाए, ऐसे लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको इसमें मास्टर भी नहीं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप किस काम को किस तरीके से करते हैं, इससे तय होता है कि वो आपके लिए कठिन है या आसान है। फिलहाल मैं आपका काम आसान करने जा रहा हूँ। सीसेट किसी के लिए ना तो कठिन है, ना ही किसी के लिए आसान है। सीसेट सीसेट है, उसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको उन्हें तैयार करना है। जिस तरीके से तैयार करेंगे उसी रूप में कठिन या आसान हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब सीसेट की तैयारी की बात आती है तो हम क्या करते हैं। अभी मैं आऊँगा, आपके सामने स्टेप्स लिख दिए गए हैं, आप सोच रहे होंगे इसके बारे में क्या बातें होंगी। बात करते हैं, लेकिन बेस बनाना ज़रूरी होता है ना, ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीसेट की तैयारी के नाम पे वो सीधे जाएंगे, किताब खरीद के लेके आ जाएंगे। अब किताब खरीद के लेके आ गए, पढ़ना शुरू कर दिए, 2-3 चैप्टर पढ़े, दिमाग में कुछ घुसा नहीं, समझ में आया नहीं, छोड़ दिए, या जैसे तैसे खींच के लेके चल रहा है। कुछ लोग डायरेक्ट यूट्यूब पे कूद जाते हैं, वीडियोस देखना शुरू किया, कर रहे हैं, ऐसे ही समय निकल रहा है, तैयारी के नाम पे कुछ खुद को संतुष्टि नहीं मिल पा रही है और भी एग्ज़ाम आ जाता है, फेल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, कमाल के लोग हैं ऐसे, जो कहते हैं कि अरे सीसेट बस क्वालिफाइंग पेपर है, लास्ट के 2 महीने दे देंगे और आराम से तैयार कर लेंगे। वो ये कैसे भूल जाते हैं कि वो 2 महीने सिर्फ सीसेट के लिए नहीं है भाई, एग्ज़ाम करीब है। सीसेट जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है, आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है पहले पेपर में, जीएस के फर्स्ट पेपर में।
तो आप सी सेट की तैयारी कैसे करेंगे? और सही में जब 2 महीने बचे होते हैं, जब समय आता है सी सेट तैयार करने का, तो ये दुविधा में फंस जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि अभी सी सेट पढ़ें कि जीएस पढ़ें कि सी सेट पढ़ें, जीएस पढ़ें, फंसे रहते हैं, फिर हो गया काम, नहीं हो पाता है। एक और तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और ये बड़ा कमाल का तरीका है। ये एक सीधा सा रास्ता है, स्टेप वाइज हम चलेंगे, ऐसा नहीं है कि 5वां कूद के पहले पे आ जाएगा, स्टेप्स हैं। अगर आप इस रास्ते से गुजरते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत कम समय में आप सी सेट की तैयारी कर सकते हैं। इसी की बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। अब इसमें क्या है, कौन सी बात ध्यान में रखनी है, एक एक करके समझते हैं। 5 स्टेप्स हैं, अगर आप इनको ईमानदारी से करते हैं तो बहुत कम समय में आप सी सेट की तैयारी कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, इसको समझिए। जो मैंने पहली वीडियो बनाई है इस सीरीज़ की, हालांकि उसमें कहा नहीं ऐसा कुछ कि ये पहली वीडियो है, लेकिन आप उसे मान सकते हो, बेसिक है। उसमें मैंने इसी स्टेप की बात की है, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं देने जा रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो इसको पहले नंबर पे क्यों रखते, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सिर्फ इतना बता दूँ कि पहला स्टेप होता है, आप पिछले साल के प्रश्नों को देखिए। सावधान कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए का मतलब ये नहीं कि अपनी औकात जांचिए कि कितना कर पा रहे हैं, एक ही दिन में फेल हो गए पिछले साल के क्वेश्चन में ही और फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। आपको बस देखना है कि मैथ में किस तरह के क्वेश्चन आए, कंप्रिहेंशन में किस तरह के क्वेश्चंस आए, या फिर रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आए। एक चीज़ मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए आपको पॉइंट्स हटा के एक बात कह दूं, बैकग्राउंड से शायद थोड़ी सी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बीच में रोकूंगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आपको अगर वो आवाज़ परेशान करे तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से परेशान नहीं करेगी, मुझे सुनाई दे रहा है, शायद रिकॉर्डिंग में ना जा रही हो। चूँकि मेरे ध्यान में आ गया तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। चलिए वापस आते हैं। तो आपको पहले स्टेज में क्या करना है कि आप क्वेश्चन पेपर लेके आइए, आराम से, इत्मीनान से, सिर्फ प्रश्नों को देखिए। आपको मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हल करने की कोशिश करिए, बस देखिए। मैथ का क्वेश्चन है, ज़रा एक बार पढ़ लें, कम से कम पढ़ने की हिम्मत तो जुटाएं, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी पढ़ लें, समझ लें, लेवल समझें किस लेवल पे यूपीएससी पूछ रही है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो ये आगे का सब कुछ बेकार है। कोई भी तरीका आप अपनाएंगे काम नहीं आएगा। ये सबसे बेसिक चीज़ है। जो लोग ये नहीं करते उनको कोई भी भटका देता है, कोई भी बरगला देता है, उन्हें लगता है कि तैयारी हो गई और फेल होकर चले आते हैं। ये खुद से करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करिए। इसके बाद दूसरा स्टेज आता है जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद से दोनों को हम मिला देते हैं साथ में। दूसरा क्या है, आप सिलेबस देखिए। कैसा सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस, सी सेट का सिलेबस। उसमें देखेंगे तो बहुत कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे एक बात पता चलेगी कि सिलेबस में यूपीएससी ने जो बातें कही हैं उसमें कहा है कि मैथ जो है हाई स्कूल लेवल का होगा, रीजनिंग भी लगभग उसी तरह का, ठीक है, कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, बस इतना। अब इस सिलेबस को वही व्यक्ति अच्छे से समझ पाएगा जिसने पहले स्टेज पे काम किया है, जिसने क्वेश्चंस देखे हैं। तभी वो समझेगा कि अच्छा मैथ पूछा जाएगा, तो मैथ में तो मैंने देखा इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। जब आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो तीसरे स्टेप में जाने के लायक बनते हैं। और कंबाइन करने का मतलब ये है कि आप सिलेबस में देख तो रहे हैं कि मैथ पढ़ना है, लेकिन जब आप मैथ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा बाप रे, दुनिया भर की किताबें होती हैं, ढेर सारे चैप्टर्स होते हैं, मैथ वैसे ही कमज़ोर है, क्या क्या पढ़ें। तो क्या क्या पढ़ें का जवाब यहाँ से मिलता है। जब आपने क्वेश्चन देखा है तो आपको पता चलेगा कि अरे मैथ में हर जगह से थोड़ी क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 चैप्टर्स हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, हमें वैसे भी क्वालिफाई करना है, यहाँ बहुत ज़्यादा 30 मार्क का बनना नहीं है, 33% लेके आने हैं, यानी कि 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोटे तौर पर देखें, अगर आपने 27 क्वेश्चन सही कर लिए, माइनस हटा के, सी सेट क्वालिफाई हो गया, सिंपल सी बात है। तो आप कैसे समझेंगे, जब इन दोनों को मिलाएंगे, पहले स्टेज को जो आपने क्वेश्चन पेपर देखा, दूसरा जो सिलेबस देखा, तब आपको समझ में आएगा कि मैथ में 3-4 टॉपिक्स हैं, बस मुश्किल से 5-6 मान लीजिए। ऐसे ही रीजनिंग की आप किताब लेके आएंगे तो पता चलेगा 60-70 चैप्टर्स हैं अलग अलग किताबों में। क्या सब पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। रीजनिंग में भी 10-15 टॉपिक्स ही हैं, बस उन्हीं को पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका मन बढ़ा रहा हूँ, इस पर मैं विस्तार से बात करूँगा आगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ आप इनको खुद से करके देखिए, ताकि आपको ये समझ में आए कहीं मैं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, कहीं आपको गुमराह तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कोई व्यक्ति हमें किस रास्ते पर लेके जा रहा है उसे समझने के लिए भी हमें अपने आप को एक लेवल तक ऊपर उठाना पड़ता है, नहीं तो हम किसी के भी बहकाव में आ जाएंगे, फिर समय ख़राब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये खुद से करके देखिएगा, और करना ही चाहिए,
क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम तो आप ही को देना है ना, तो आप करेंगे, खुद से करेंगे, क्षमता बढ़ेगी। अब 2 आपने कर लिया। तीसरे स्टेज पे जब जाते हैं तब कुछ कमाल होता है। और क्या होता है, आप लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट क्या बनाएंगे, देखिए 3 सेक्शंस हैं, मैथ है, रीजनिंग है, कम्प्रिहेंशन है। कम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको इतनी शानदार चीज़ बता दूंगा कि आप आराम से 25 से 30 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। अगर 25 मान लें तो आराम से 22 से 23 क्वेश्चंस आप उसी हिसाब से, उसी आधार पे सही कर सकते हैं। चाहे आज तक आपने कम्प्रिहेंशन बिल्कुल नहीं हल किया हो, इसके बावजूद उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल कम्प्रिहेंशन में ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। वो एक तरह से कहें कि अनसीन पैसेज टाइप का होता है, आपने शायद कहीं पढ़ा भी हो, ना भी पढ़ा हो, उसके आधार पे क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। लेकिन 2 चीज़ें हैं, रीजनिंग और मैथ, जिनमें आप टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, ताकि आपका बोझ कम हो जाए, बहुत हल्का महसूस करेंगे। जिस दिन आपके पास एक लिस्ट होगी कि मैथ में बस इतना ही पढ़ना है, जिस दिन आपके पास लिस्ट होगी कि रीजनिंग में बस इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस दिन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। ठीक है जी, तो ये काम आप तीसरे स्टेज पे करिए। अब हम बात करेंगे, यहाँ से आप चौथे स्टेप पे जाते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट इसी पे कूदते हैं, यहीं पे कूदते रह जाते हैं, एग्ज़ाम आता है चला जाता है, ये चौथे स्टेज पे ही रहते हैं। ये शुरू के 3 नहीं करते और आखिरी का 1 नहीं करते, यहीं पे आए, यहीं शुरू किया, यहीं ख़त्म हो गए। आपको ये गलती नहीं करनी है। आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे और फाइनली सिलेक्शन लेंगे। तो अब बात करते हैं चौथे की। आपने ये कर लिया। चौथे स्टेज पे आपको क्या करना होता है, आपके पास लिस्ट है ना, मैथ में क्या क्या पढ़ना है। डरिए नहीं, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है उन्हें भी थोड़ा बहुत जोड़ घटाना कर लेना चाहिए, क्योंकि हर साल 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जिनको सिर्फ मामूली से जोड़ घटाने के आप कहें कि फार्मूले से या जोड़ के घटा के, जैसे जनसंख्या का आंकड़ा है, किस में कितना ज़्यादा है कम है, इस तरह से वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैथ आप कर लीजिए, परेशान मत होइए। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, ज़ीरो आता है, तब भी परेशान नहीं होना है। यूपीएससी ने व्यवस्था किया है आपके लिए, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, लेकिन आप करिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत तो करके चलेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो क्या करना है चौथे पे, आपने लिस्ट बना रखी है रीजनिंग की, मैथ की। आप एक एक करके अब जाइए यूट्यूब पे। जो लोग शुरू में आते हैं वो गड़बड़ करते हैं। अब यूट्यूब पे आइए, किताबों में जाइए, कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, नोट्स वहाँ से मिली है, वहाँ पे जाइए और जो लिस्ट आपने बनाई है उन लिस्ट के हिसाब से उन टॉपिक्स को आप नोट करिए, उनको आप तैयार करिए। उसको जो बहुत सारे फार्मूले होते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, इन्हें याद करना होता है, तैयार करना होता है। अच्छे से तैयार कर लीजिए, इस तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि आप आसानी से आंख बंद करके भी फार्मूला तुरंत दिमाग में आ जाए, आप उसके हिसाब से क्वेश्चन को हल कर सकें। सीधी सी बात है। नहीं तो क्या होता है ना, एक चीज़ बताता हूँ, हम पढ़ लेते हैं, जीएस पढ़ते हैं, हमें लगता है कि ये बस याद करने की चीज़ है। सीसेट में तो बहुत सारे नोट ही नहीं बनाते, तो याद करने की बात अलग है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये याद करना क्यों ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक तरह का क्वेश्चन आता है, आप देखे होंगे कि ABCD करके होता है, ठीक है, और एक सीरीज़ होती है A B B C C, कहीं डैश हो गया, यहाँ पे क्या भरना है बताइए। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बेसिक जानकारियाँ हमें होनी चाहिए पहले से। जैसे A किस नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे, B दूसरे नंबर पे, C तीसरे नंबर पे, D चौथे नंबर पे, ऐसे आएगा ना। अगर आप उल्टा कर दें तो ये 26वें नंबर पे आएगा। ठीक है, इस तरह से। और ए के उल्टा कौन आएगा, जेड आएगा, बी के उल्टा वाई आएगा। ये आपको याद कर लेना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगता, 1-2 दिन करेंगे ध्यान में आ जाएगा, याद हो जाएगा। अब जिन्होंने याद नहीं किया है, एक क्वेश्चन आ गया तो क्या करते हैं, जो रफ वाला पेज है ना, वहाँ पहले ABCD लिखेंगे। ठीक है, ABCD, फिर 1 2 3 4 ये लिखेंगे। फिर अगर कह दिए कि मतलब कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि बी के उल्टा क्या आएगा, सी के उल्टा क्या आएगा, तो लिखेंगे, MN तक जाएंगे, फिर उल्टा ऐसे करके तब वो क्वेश्चन हल करते हैं। जो काम कुछ सेकंड्स में हो जाना चाहिए था, उस काम को 3-4 मिनट करके सॉल्व करते हैं। सोचिए, बाकी क्वेश्चन करने का समय कहाँ से मिलेगा, ऐसे टाइम का दबाव आ जाता है। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चौथे स्टेप को बहुत अच्छे से करिए ताकि आप 5वें पे जा सकें। बहुत सारे लोग यहीं रहते हैं, यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके पहले काम नहीं किया, लिस्ट वगैरह नहीं बने, उन्हें पता ही नहीं है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लेवल तक का पढ़ना है, और पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जो नोट आप बना रहे हैं ना, वो किस लेवल का है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से चले थे, आपने क्वेश्चन पेपर देखा था, आप जान रहे हैं कि यूपीएससी कैसे पूछती है।
इसलिए नहीं जान रहे हैं क्योंकि मैंने बता दिया, या किसी टॉपर ने बता दिया, किसी टीचर ने बता दिया। इसलिए जाने हैं क्योंकि खुद अपनी आँखों से देखा है, अपना दिमाग लगाया, खुद अपना अनुभव किया है कि हाँ भाई हाँ, ऐसा पूछती है यूपीएससी। तब आप जब नोट बनाएंगे वो ज़्यादा काम करेगा, आपको पता है कि क्या चाहिए नोट में। ठीक है जी। तो आपने नोट बना लिया, अच्छे से याद कर लिया चीज़ों को, मन ही मन एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस भी कर लिया। लेकिन असली काम शुरू होता है यहाँ पे। ये है सिलेक्शन का आधार। आप जो बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, बेसिकली वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, प्रतिस्पर्धा है, वहाँ पे प्रतियोगिता है, दूसरों से हमें आगे निकलना होता है। और किसी भी प्रतियोगिता में, दुनिया की किसी भी प्रतियोगिता में हमें क्या करना होता है? दूसरों से थोड़ा सा बेहतर होना होता है। सिंपल सी बात है। और बेहतर होने के लिए, थोड़ा सा बेहतर होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहाँ से जो लोग कूदते हैं डायरेक्ट वीडियो देखना और डायरेक्ट किताबें पढ़ना जो शुरू करते हैं, कभी भी वो संतुष्ट नहीं हो पाते कि अब प्रैक्टिस करने का समय आ गया है। हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाएगा। हमारे अंदर से ये बात आएगी नहीं। ऐसा लगेगा कि अभी कुछ बाकी, अभी कुछ बाकी है, कर लेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे। या फिर खुद को बहाने बना के छोड़ देते हैं कि अरे ठीक है, फार्मूला याद हो गया है, ठीक है, उसके बाद से सब कुछ समझ में आ गया, एग्ज़ाम में जाकर बैठेंगे, देखेंगे क्वेश्चन हल कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। तैरने की जो प्रक्रिया होती है ना, सबको पता है। साइकिल चलाने का जो प्रक्रिया है ना, सबको पता है। कितने लोग तैर लेते हैं बताइए? तैरने के लिए तैरना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे स्पीकिंग का, इंग्लिश स्पीकिंग से लोग डरते रहते हैं, तो स्पीकिंग के लिए स्पीकिंग करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, जानते तो सब लोग हैं। वैसे ही प्रश्नों को हल करने के लिए हल करना पड़ता है, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आती है, समय कम पड़ जाता है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, उन्हें समझ में नहीं आता कि कब किसको कैसे हल करें, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बढ़ेंगे आगे तो आराम से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं और बता दूं, चौथे स्टेज पे आप जब अच्छे से काम करेंगे ना, तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। आपका मन करेगा कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिनको मैथ का फार्मूला समझ में आने लगता है, सारी कहानी समझ में आने लगती है, उन्हें मज़ा आता है। वो मैथ सॉल्व करते हैं खुश होने के लिए, टाइम पास करने के लिए। ऐसे ही रीजनिंग में है, जिनको रीजनिंग में मज़ा आने लगा वो खोज खोज के हल करते हैं प्रश्नों को। ऐसे ही आपको मज़ा आएगा, भागना नहीं पड़ेगा। फिर आप समझेंगे कि यही तो चाहिए था, यही तो मज़ा है, मज़ा आएगा उसमें वाकई। तो आप इस पे अच्छे से काम करेंगे। और चौथे पे काम करने के लिए पहले से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि लोड कम हो सके, सही दिशा में आप आगे बढ़ सकें। और पांचवा स्टेज है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मज़ा आएगा। अब वापस से जाकर जब आप इसको देखेंगे ना, पिछले साल के प्रश्नों को, तो आपको हंसी आएगी। आप देखेंगे यार यूपीएससी तो इतना आसान क्वेश्चन पूछती है। तब आप ये नहीं कहेंगे कि यार बहुत कठिन होता जा रहा है। आप ये कहेंगे कि चाहे कितना भी कठिन हो जाए, मैंने कम से कम अपने आप को इतना इस लायक बना लिया है कि मैं आसानी से कट ऑफ से ऊपर लेके आ सकता हूँ, लेके आ सकती हूँ। सिंपल सी बात है। और उसके लिए आपको ये 5 तरीके अपनाने पड़ेंगे। सिंपल। इस वीडियो में बताने लायक इतनी ही बातें हैं, लेकिन एक बात और है जो मेरे ख्याल से एडिशनल चीज़ है, बतानी चाहिए। मैं इतने से संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसे इस तरह से देखा जाए तो मैंने बता दिया, जाओ भाई सीसेट की तैयारी कर लो। लेकिन मैं आपके लिए इसे और ज़्यादा आसान बनाना चाहता हूँ। इस सीरीज़ में सीसेट के एक एक हिस्से को मैं आपके लिए आसान बनाना चाहता हूँ। इसीलिए इस सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आएंगी। कैसे कैसे प्रश्नों को हल करना है, किस पोर्शन को कैसे देखना है, कैसे तैयार करना है, हर चीज़ मैं आपके लिए आसान बनाना चाहता हूँ। ताकि मन में जो ये चीज़ें बिठा दी गई हैं ना, सिविल सर्विसेज को लेके, सीसेट को लेके, कि बाप रे पता नहीं क्या है, वो एकदम जड़ से ख़त्म हो सके, आप सही में सेलेक्ट हो सके। यही तो मेरा मकसद है। ठीक है जी। तो वो सारी बातें अगली वीडियोज़ में होंगी, आगे चल के होंगी। फ़िलहाल इसमें इतना ही है। ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं इनको फॉलो करिए, अच्छे से इन पे काम करिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। ठीक है जी। और समय बहुत है, ध्यान से देखेंगे तो ये इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे ऐसे ना, तो मुश्किल से 1 डेढ़ महीने का काम है, बहुत अच्छे से सीसेट की तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।